हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर डिस्कस सब्जेक्ट कोड BHIC 134, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1707 टू 1950। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको सब्जेक्ट वाइज गेस्ट पेपर नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं, तो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है। तो अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो अपने आने वाले एग्जाम में आप 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustannowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पे आपको यहाँ पे सर्च कोड्स के ऑप्शन पे जाना होगा और अपना जो भी सब्जेक्ट कोड है वो आपको यहाँ पे इंटर करना होगा, जैसे BHIC 134, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। इसी तरह से किसी दूसरे सब्जेक्ट के भी गेस्ट पेपर अगर आपको परचेज करने हैं तो वो भी आप यहाँ पे सर्च कोर्स में जाके अपने सब्जेक्ट के कोड इंटर करके आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पर बाई नाउ पे जाओगे और आप गेस्ट पेपर परचेज कर लोगे। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321, और इस तरह से अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो और अपने आने वाले एग्जाम में और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो चलिए आते हैं अपने सेशन के ऊपर। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो इस सेशन को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, उसे ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, दैट इज़ डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑन ब्रिटिश पॉलिसीज़। तो जो इम्पैक्ट पड़ा रिवॉल्ट ऑफ 1857 का जो इम्पैक्ट पड़ा उसको हम डिस्कस करेंगे कि वो ब्रिटिश पॉलिसीज़ के ऊपर क्या उसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, सो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 was the first major uprisings against British rule in India. It began with the Indian soldiers, that is the Sepoy, but soon spread to many parts of North and Central India. तो कह रहा है कि 1857 का जो रिवॉल्ट था वो भारत पे ब्रिटिश रूल के खिलाफ सबसे बड़ा पहला अपराइजिंग्स था, उसके खिलाफ उठने वाला एक कदम था। ठीक है, ये शुरुआत हुआ था इंडियन सोल्जर्स के थ्रू। ठीक है, जो हमारे सिपाही थे उनके थ्रू ये शुरुआत हुआ था, लेकिन ये धीरे धीरे पूरे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में फैल गया। ऑल्दो द ब्रिटिश सक्सेसफुली सप्रेस्ड द रिवॉल्ट, इट हैज़ अ डीप इम्पैक्ट ऑन देयर पॉलिसीज। ब्रिटिश ने इसको सक्सेसफुली सप्रेस तो कर दिया रिवॉल्ट को, लेकिन फिर भी इसका एक बहुत गहरा प्रभाव ब्रिटिश की पॉलिसीज़ के ऊपर पड़ा। आफ्टर 1857 द ब्रिटिश चेंज दियर पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री एंड सोशल पॉलिसीज टू स्ट्रेथन दियर रूल एंड प्रिवेंट फ्यूचर रिबेलियंस। और 1857 के जो ये रिवॉल्ट हुए उसके बाद ब्रिटिश ने अपने कई सारी पॉलिसीज़ को बदला। ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, मिलिट्री हो या फिर सोशल हो, ताकि वो अपने रूल को और मजबूत कर सके और बाद में कुछ भी ऐसे फिर से रिबिलियन उनको फ्यूचर में देखने ना पड़े। ठीक है, तो क्या क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा वो हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट, एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। ठीक है, तो पहला इम्पैक्ट यही पड़ा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल था इसका समापन हो गया यहाँ पे। ठीक है, समाप्त हो गया ये। The most important result of the revolt of 1857 was the end of the rule of the East India Company. In 1857, the British government passed the Government of India Act. According to this act, the administration of India was transferred from the East India Company to the British Crown. The British monarch became the ruler of India, and a Secretary of State of India was appointed in Britain to manage Indian affairs. तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो सबसे गहरा या फिर सबसे महत्वपूर्ण इसका जो प्रभाव देखने को मिला रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, वो ये था कि ये जो रूल था अभी तक जो चला आ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो समाप्त हो गया। ठीक है, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, 1857 में क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। ठीक है, इस एक्ट के अनुसार जो एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया का वो ट्रांसफ़र कर दिया गया, दे दिया गया दूसरे के हाथ में। जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था उससे हटा करके इसको ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। ठीक है, अब ब्रिटिश जो मोनार्क था वो यहाँ पे रूलर बन गया इंडिया का। ठीक है, और यहाँ पे एक सेक्रेटरी को हायर किया गया। ठीक है, इंडिया का, जिसको अपॉइंट किया गया ब्रिटेन में, जो यहाँ पे जितने भी इंडियन अफेयर्स होंगे उसको मैनेज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल चल रहा था वो यहाँ पे अब ख़त्म हो गया। अब ब्रिटिश क्राउन यहाँ पे इसको सबको हैंडल कर रही है। ठीक है, सेकेंड इन
Change in administration. The British made several administrative reforms after the revolt. The Governor General of India was also given the title of Viceroy, who represented the British Crown. The administration became more centralized and greater control was exercised over different provinces. तो जैसा कि हम देखते हैं कि ब्रिटिश ने कई सारे बदलाव किए, कई सारे रिफॉर्म्स किए रिवॉल्ट के बाद अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, ठीक है। जो गवर्नर जनरल होता था इंडिया का, उसको अब हटा करके वाइसरॉय बना दिया गया, ठीक है, जो ब्रिटिश क्राउन को अब रिप्रेजेंट कर रहा है। जो कि पहले गवर्नर जनरल होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करता था, अब यहाँ पे वाइसरॉय बन गया जो कि ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव को और ज़्यादा सेंट्रलाइज कर दिया गया, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल जो था वो अलग अलग जो भी प्रोविंसेस थे उनके ऊपर अपना बना लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट इज चेंज इन आर्मी पॉलिसी। आर्मी के पॉलिसी में भी कुछ बदलाव हुए। द रिवॉल्ट शोड द ब्रिटिश दैट द इंडियन आर्मी कुड बिकम अ सीरियस थ्रेट, देयरफॉर दे रीऑर्गेनाइज्ड द आर्मी। द नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स वाज इंक्रीज्ड while the number of Indian soldiers was reduced. Soldiers from communities considered loyal by the British, such as Sikh and Gurkhas, were recruited in large numbers. Different groups were kept separate to prevent unity among soldiers. तो जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हम बात करें तो ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था सोल्जर्स की वजह से ही, ठीक है। तो ब्रिटिश इससे बहुत ज़्यादा मतलब क्या हुए, एक तरह से घबरा गए थे, ठीक है। उनको लगा कि ये बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक है। तो रिवॉल्ट शोड दैट इंडियन आर्मी कुड बिकम अ सीरियस थ्रेट। तो ब्रिटिश को ये समझ में आ गया कि इंडियन आर्मी जो हो गया ना वो उनके लिए एक सीरियस थ्रेट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया अपने आर्मी को और ब्रिटिश सोल्जर्स की संख्या बढ़ा दी और इंडियन सोल्जर्स की संख्या कम कर दी, ठीक है। जो कि पहले इंडियन सोल्जर्स ज़्यादा थे, ठीक है। सोल्जर्स को उन्होंने उन कम्युनिटीज से लिया जो ज़्यादा उनके लिए लॉयल हों, ठीक है, जैसे कि सिख लोगों में से लिया, ठीक है, गुरखाज से लिया, ठीक है, और इनको लार्ज नंबर में रिक्रूट किया। अलग अलग ग्रुप्स में इनको रखा सेपरेट करके ताकि इनके बीच में यूनिटी नहीं आए, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे पॉलिसी में आर्मी के अंदर चेंज किया, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिसी टुवार्ड्स इंडियन प्रिंसेस। बिफोर 1857 द ब्रिटिश हैड फॉलोड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स under which they annexed many Indian kingdoms. After the revolt, this policy was stopped. The British decided not to interfere unnecessarily in the affairs of loyal princely estates. They also allowed rulers to adopt heirs, which helped maintain friendly relations with Indian princes. अब यहाँ पे देखने को मिलता है कि 1857 के पहले अगर बात करें तो ब्रिटिश एक रूल फॉलो कर रही थी, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डलहौजी के द्वारा ये चालू किया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जहाँ पर अगर आपकी अपनी कोई संतान नहीं होती है तो वो जो एरिया होता है, टेरिटरी होता है, किंग जिसके अंदर होता है, वो आपको वो एनेक्स कर लेता था ब्रिटिशर्स, ठीक है, जिसके अंदर वो एनेक्स कर लेते थे बहुत सारे इंडियन किंगडम्स को, ठीक है। लेकिन रिवॉल्ट के बाद ये पॉलिसी को बंद कर दिया गया, ठीक है। अब ब्रिटिश ने सोचा कि हम बिना मतलब के अननेसेसरली हम क्या करेंगे, किसी पे इंटरफेयर नहीं करेंगे दूसरे लॉयल प्रिंस स्टेट के अफेयर्स के ऊपर, ठीक है। मतलब हम बेकार में ही ऐसा उनसे क्यों मतलब अपना दुश्मनी ले, ठीक है, ये उन्होंने सोचा। और उसके बाद उन्होंने रूल बना दिया कि आप रूलर्स अगर है तो आप अपने हेयर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब आप अपने वंश को बढ़ाने के लिए किसी को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक फ्रेंडली रिलेशन बनाया इंडियन प्रिंसेस के साथ, ठीक है, जो भी इंडियन के जो प्रिंसेस रहे उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाने की कोशिश किया। नेक्स्ट इज द रिलीजियस एंड सोशल पॉलिसी। The British became more careful about interfering in the religious and social customs of Indians. They promised to respect all religions and traditions. This was done to avoid create fear and anger among the people. अब यहाँ पे ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश ने बहुत चीज़ों को देखा समझा यहाँ पे चीज़ों को, फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा सावधानी बरती कि कोई भी रिलीजियस या फिर सोशल कस्टम्स की बात होगी अगर इंडियंस की तो उसमें वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे और करेंगे भी तो बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे, ठीक है। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो सभी धर्म, सभी जो भी ट्रेडिशंस है उनको वो रिस्पेक्ट करेंगे। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि वो अवॉइड करना चाहते थे कि कोई भी डर या फिर कोई भी गुस्सा जो है लोगों के बीच में ना आए, ठीक है। लोग मतलब अच्छे से रहें, ठीक है, सारी चीज़ों को उनको अच्छे से माने, ठीक है, उनको लगे कि हम उनके भलाई के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। सो आफ्टर द रिवॉल्ट द ब्रिटिश रियलाइज दैट यूनिटी अमॉन्ग द इंडियंस वाज डेंजरस फॉर देयर रूल, देयरफॉर दे फॉलोड द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। दे इनकरेज डिफरेंसेज बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड among different castes and communities to weaken national unity. अब यहाँ पे रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को ये तो समझ में आ गया था कि यहाँ पे जो यूनिटी है इंडियंस के बीच में वो उनके लिए बहुत ही खतरा का मतलब संभावना है, ठीक है, मतलब उनके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, खतरे की, ठीक है, बात हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया। डिवाइड मतलब बांट दो और शासन करो, ठीक है। सो उन्होंने इनकरेज किया कि वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिफरेंसेस पैदा कर दे, ठीक है, या फिर दूसरे जो कास्ट है उनके बीच में या फिर कम्युनिटीज़ के बीच में, ठीक है, ताकि जो नेशनल यूनिटी है वो उनका कमज़ोर हो जाए। तो यहाँ पे वो जान रहे थे कि लोगों के बीच में यूनिटी होगा
तो ये उनके लिए खतरे की बात हो जाएगी। तो उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने डिफरेंसेस पैदा कर दिया हिंदू मुस्लिम के बीच में, ठीक है, और जो अलग अलग कास्ट के लोग थे, कम्युनिटीज़ के लोग थे उनके बीच में, ताकि नेशनल यूनिटी कभी बने ही नहीं, ठीक है। तो ये उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक स्टेप था, डिवाइड एंड रूल, जिसकी वजह से उन्होंने कई साल तक इंडिया पे रूल किया, ठीक है। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक पॉलिसी। द ब्रिटिश कंटिन्यू टू एक्सप्लॉइट इंडियंस रिसोर्सेज फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। They expanded railways, telegraphs and roads mainly to strengthen administration, improve communication and transport goods and troops quickly. तो ब्रिटिश ने यहाँ पर भारत के जो भी रिसोर्सेज थे, ठीक है, उसको काफ़ी हद तक एक्सप्लॉइट किया अपने फ़ायदे के लिए। एक्सप्लॉइट मतलब शोषण किया, ठीक है। इंडिया के जो भी संसाधन थे उनको वो खर्च करते गए अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है। उन्होंने रेलवेज़ बनवाए, टेलीग्राफ बनवाए, ठीक है, रोडवेज चालू किया, ठीक है, ताकि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव कर सके, कम्युनिकेशन को बेहतर कर सके, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर सके अपने गुड्स और ट्रूप्स को आसानी से। तो इन सब चीज़ों के लिए ये उन्होंने तैयार करवाया, ठीक है। तो ये सारे पॉलिसीज उन्होंने किए अपने 1857 के रिवॉल्ट के बाद। तो कंक्लूजन में हम बताएंगे, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ब्राउट मेजर चेंजेस इन ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया। जो 1857 का रिवॉल्ट था उसने कई सारे बदलाव लाए ब्रिटिश के पॉलिसीज में, ठीक है। द ब्रिटिश क्राउन took direct control of the country, the army was reorganized and the new administrative and political measures were introduced. अब यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन जो था वो डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा था कंट्री के ऊपर, ठीक है। आर्मी को फिर से संगठित किया गया था और नया एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मेजर्स यहाँ पे अपनाए गए थे। While the changes helped the British strengthen their rule, they also create conditions that later encouraged the growth of Indian nationalism and the freedom movement. ये सारे बदलाव कहीं ना कहीं ब्रिटिश को तो उनके रूल को मजबूत करने में तो काम किया ही, ठीक है। मतलब ब्रिटिश ने अपने जो भी शासन कर रहा था उसको और उन्होंने मजबूत तो कर लिया, लेकिन यही सारे चीज़ जो थे, यही सारे जो कंडीशंस थे वो बाद में इनकरेज करते हैं इंडियंस के अंदर नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाने में और साथ ही साथ फ्रीडम मूवमेंट को भी लाने में। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के ये सारे जो 1857 रिवॉल्ट के बाद जो लाए गए बदलाव थे उसका प्रभाव ब्रिटिश के ऊपर भी पड़ा और इंडियंस के ऊपर भी पड़ा। ब्रिटिशर्स तो मजबूत अपने रूल को किए, लेकिन इंडियंस के अंदर भी नेशनलिज्म की भावना यहाँ पे आई और बाद में वो फ्रीडम मूवमेंट में बदला, जहाँ पर इंडियन ने इंडिपेंडेंस की बात की, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहले यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम है वो देखेंगे, दैट इज एनालाइज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडिया, ठीक है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है कॉलोनियल रूल का इंडिया के अंदर। कॉलोनियल रूल हैज़ अ डीप इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। बिफोर ब्रिटिश रूल, इंडिया वाज नोन फॉर इट्स रिच एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स एंड ट्रेड। हाउएवर, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज वेयर मेनली डिजाइन टू बेनिफिट ब्रिटेन रेदर देन इंडिया। तो अगर हम देखें तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कॉलोनियल रूल का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। ब्रिटिश रूल के पहले अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जाना जाता था अपने रिच एग्रीकल्चर के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए और ट्रेड के लिए, जबकि ब्रिटिश इकोनॉमी जो था उन्होंने कई सारे पॉलिसी बनाए जो डिज़ाइन किया गया इस तरह से ताकि ब्रिटेन को बेनिफिट पहुंचे, ना कि इंडिया को, ठीक है। तो वो अपने बेनिफिट के लिए यहाँ पे चीज़ों को, पॉलिसीज को बना रहे थे, ठीक है, जिसके फलस्वरूप देखते हैं एज अ रिजल्ट इंडिया फेस्ड पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। मेनी हिस्टोरियंस बिलीव दैट colonial rule weakened India's economy and reduced its self-reliance। तो यहाँ पे इसी के फलस्वरूप देखने को मिलता है कि इंडिया ने गरीबी देखा, बेरोजगारी देखा और अपना इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत धीमा देखा, ठीक है। और बहुत सारे इतिहासकार का ये मानना है कि जो कॉलोनियल रूल है उसने भारत के जो भी अर्थव्यवस्था है उसको बहुत ही कमज़ोर कर दिया, ठीक है, और उनके जो सेल्फ रिलायंस चीज़ें थी उसको घटा दिया, यानी कि जो आत्मनिर्भरता थी वो भी वहाँ पर ख़त्म कर दी, ठीक है। इसके एक एक हम यहाँ पे इम्पैक्ट की बात करते हैं। फर्स्ट इज द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पैक्ट was the decline of Indian handicrafts and cottage industry. Indian textiles were famous all over the world, but British policies encouraged the import of cheap machine-made goods from Britain. Indian artisans could not compete with these products and lost their jobs. Many skilled workers were forced to shift to agriculture. तो एक जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा कि इंडिया का जो हस्तकला था, हैंडीक्राफ्ट था, और जो उसका कपास का जो, ठीक है, इंडस्ट्री था, ठीक है, जो कॉटन इंडस्ट्री था, वो यहाँ पे डिक्लाइन कर गया। इंडियन टेक्सटाइल जो था वो पूरे विश्व भर में फेमस था, ठीक है। लोग यहाँ पे जो टेक्सटाइल बनते थे उसके बहुत ज़्यादा लोग मतलब तारीफ़ करते थे, यूज करते थे, ठीक है। तो ब्रिटिश की कुछ नीतियाँ आई जिन्होंने इम्पैक्ट डाला इसके ऊपर कि उन्होंने चीप मशीन प्रोडक्ट्स जो थे बने हुए उसको वो ब्रिटेन से ला रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। अब इंडियन आर्टिसंस जो थे वो उसको कम्पीट नहीं कर पाए, ठीक है, और उन्होंने अपने जॉब को खो दिया। बहुत सारे स्किल वर्कर्स जो थे उनको न चाहते हुए भी एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट करना पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखा कि कैसे हुआ कि जो इंडस्ट्रीज थे, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री चल रहे थे, कॉटन इंडस्ट्री थे या फिर जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था, वो सब यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। सेकेंड इज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर।
The British introduced new land revenue system that placed a heavy tax burden on farmers. They had to pay taxes even during the poor harvest. Farmers were encouraged to grow cash crops like cotton, indigo, tea and jute instead of food crops. This reduced food production and increased the chances of famine and hunger. तो जैसा कि हम देखते हैं ब्रिटिश ने यहाँ पे नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जहाँ पर उन्होंने हैवी टैक्स बर्डन लगाया फार्मर्स के ऊपर। फार्मर्स को टैक्स पे करने पड़ते थे चाहे उनका पुअर हार्वेस्ट ही क्यों ना हो, ठीक है। फार्मर्स को इनकरेज किया गया कि वो कैश क्रॉप्स को ग्रो करें, जैसे कि कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया, टी हो गया, जूट हो गया, ठीक है। और फूड क्रॉप्स के लिए मना कर दिया गया, जिसकी वजह से काफ़ी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि फूड प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से चांसेस बढ़ते हैं फेमाइन के और हंगर के, ठीक है, क्योंकि फूड प्रोडक्शन होता नहीं है तो फेमाइन बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द ड्रेन ऑफ वेल्थ। द ब्रिटिश कलेक्टेड लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ from India and transferred it to Britain. This is known as the drain of wealth theory, explained by Dadabhai Naoroji. India's resources, profits and tax revenues were used for British development instead of improving the lives of Indians. तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि ब्रिटिश जो होते हैं इंडिया का लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ जो होता है वो यहाँ से ट्रांसफर कर देते हैं ब्रिटेन को, जिसको कहा जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जिसको एक्सप्लेन किया था दादा भाई नायरोजी ने। तो यहाँ पर इंडिया के जो भी रिसोर्सेज होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं या फिर जो भी टैक्स रेवेन्यू होते हैं उसको ब्रिटिश अपने डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करता है, ना कि भारतीय के जीवन को बेहतर करने के लिए, ठीक है। तो देखने को मिलता है कि इंडिया का जो भी रिसोर्सेज हुआ या फिर जो भी वेल्थ हुआ ना वो सब ब्रिटिश अपने लिए यूज किया, ठीक है, अपने वहाँ ब्रिटेन को ट्रांसफ़र किया, फिर अपने आप को डेवलपमेंट में यूज किया, ठीक है। और इंडियंस का कोई भी यहाँ पे बेनिफिट इससे नहीं पहुँचा। नेक्स्ट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड का यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसीज फेवर्ड ब्रिटिश मर्चेंट्स। इंडियन गुड्स फेस्ड रिस्ट्रिक्शंस इन फॉरेन मार्केट्स व्हाइल ब्रिटिश गुड्स इंटर्ड इंडियन विथ लो टैक्स। दिस रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ इंडियन बिजनेसेस एंड इंक्रीज डेवलप डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे ब्रिटिश ने ट्रेड पॉलिसीज बनाया जो कि ब्रिटिश मर्चेंट्स के फेवर में रहा, मतलब कि इनके लिए फ़ायदेमंद रहा, ठीक है। इंडियन के जो गुड्स थे उनको रिस्ट्रिक्शंस हो गए, ठीक है, फॉरेन मार्केट्स में, लेकिन ब्रिटिशर्स गुड्स जो थे वो इंडिया में आसानी से आ रहे थे, वो भी लो टैक्सेस पे, ठीक है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे इंडिया का जो ग्रोथ था बिजनेस का वो यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। और जो डिपेंडेंस था इंडियंस का वो ज़्यादा इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर मतलब आश्रित हो गया, ठीक है। मतलब कि हमारे खुद के जो प्रोडक्ट्स थे, इंडियन प्रोडक्ट्स थे, उनको बाहर के मार्केट में अलाउ नहीं किया गया, ठीक है। वहीं ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट्स थे वो इंडिया में आसानी से आ रहे थे, ठीक है, विथ लो टैक्सेस, कोई टैक्सेस भी नहीं देने पड़ रहे थे, ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ कि जो इंडियन बिजनेसेस था उसका ग्रोथ घट गया, साथ ही साथ ब्रिटिश जो थे उनके प्रोडक्ट्स पे अब इंडियंस जो थे वो डिपेंड हो गए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक पूरे तरीके से लोकल ट्रेड को ख़त्म कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। रेलवेज का यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ने लग जाते हैं। द ब्रिटिश बिल्ड रेलवेज, रोड, ports and telegraph lines. This improved transportation and communication. However, their main purpose was to transport raw material to ports and distribute British goods in Indian market. Thus, these developments mainly served British economic interest. यहाँ पे ब्रिटिश ने कई सारी चीज़ें की, जैसे रेलवे बनवाया, रोड बनवाया, पोर्ट्स बनवाया, टेलीग्राफ लाइन्स लगवाए, ठीक है। और इससे उन्होंने अपने लिए ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को बेहतर किया। इनका मेन पर्पज़ था कि ये ट्रांसपोर्ट कर सकें अपने रॉ मटेरियल्स को पोर्ट तक, ठीक है, और उसको ब्रिटिश गुड्स को इंडियन मार्केट में ला सकें, ठीक है। लेकिन और इसके वजह से इन्होंने ये सारे डेवलपमेंट किए थे जो ब्रिटिश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए किए गए थे। तो ये कहने के लिए था कि हम इंडिया में कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके अपने फ़ायदे के लिए ही था। लेकिन इसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है बाद में, ठीक है, इंडियंस के ऊपर। इंडियंस भी इसका बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट फिर ले पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द राइज इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। द डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंक्रीज पॉवर्टी। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का डिक्लाइन होना और एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होना, हैवी टैक्सेस लेना, ये सब चीज़ों की वजह से पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। मेनी पीपल बिकेम अनएम्प्लॉयड एंड लिव्ड इन पुअर कंडीशंस। फ्रीक्वेंट फेमाइंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल्स काउज डेथ्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है, पुअर कंडीशंस में रहने लग जाते हैं, ठीक है। लगातार फेमाइन होने की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, जो कि ब्रिटिश रूल के अंदर होता है। और ये फेमाइन होने का कारण होता है ना कि यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं वो फूड क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनसे कैश क्रॉप्स फोर्सफुली उनसे ग्रो करवाया जाता है, ठीक है, जैसे कॉटन, इंडिगो, जैसा कि हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट इज द लिमिटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन मिल्स, जूट मिल्स, टी प्लांटेशंस एंड कोल माइंस developed during colonial rule. However, industrial growth was limited because the British discouraged heavy industries and focused mainly on producing raw materials.
तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि कुछ जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे कि कॉटन की मिल्स होती हैं, ठीक है, जूट मिल्स हो गया, टी प्लांटेशन या फिर कोल माइंस, ये सब अभी डेवलप होता है ब्रिटिश के कॉलोनियल रूल के दौरान, ठीक है। जबकि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है वो भी लिमिटेड ही होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश जो होता है वो डिस्करेज करता है हैवी इंडस्ट्रीज़ को कि आप हैवी इंडस्ट्रीज़ को अभी ग्रो नहीं करें, ठीक है। और फोकस उसका मेनली रहता है किस चीज़ पे, रॉ मटेरियल्स पे, कि आप रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करें। क्योंकि ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, ब्रिटिशर्स के अपने इंडस्ट्रीज तो थे ही, ठीक है, उनको बस यहाँ से रॉ मटेरियल्स चाहिए था, ठीक है। तो वो रॉ मटेरियल्स के लिए यहाँ पे लोगों को फोकस करते हैं कि वो रॉ मटेरियल्स को ही प्रोड्यूस करें, ठीक है। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट colonial rule had mostly negative economic effect in India। तो कॉलोनियल रूल का जो हमको देखने को मिलता है वो बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है भारत के इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ डिक्लाइन, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती है वो डिक्लाइन कर जाता है, एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, वेल्थ को ड्रेन किया जाता है ब्रिटेन द्वारा, और पॉवर्टी यहाँ पे बढ़ जाता है। ऑल्दो सम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीज वे डेवलप, इसके अलावा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जाता है, लेकिन उसका मेन उद्देश्य रहता है ब्रिटिश के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, यानी ब्रिटिश के जो भी चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं, उनको ये पूरा करने के लिए किया जाता है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 इंडिया इनहेरिट अ वीक इकोनॉमी विथ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। और जब आज़ादी का समय आता है 1947 में, तो इंडिया बताता है कि उसका जो इकोनॉमी है बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है, बहुत गरीबी फैला हुआ है, बेरोजगारी है और अंडर डेवलपमेंट है, विकास भी नहीं हुआ है, ठीक है। द कंट्री देन हैड टू बिगिन द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग एंड अचीविंग इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। और उस समय देश को फिर से शुरुआत करना पड़ता है, एक लंबा प्रोसेस लगता है फिर से अपने आप को एक सेल्फ इकोनॉमिक से रिलायंस बनाने के लिए, मतलब कि अपने आप को खुद से आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफ़ी समय लगता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रिटिश का जो शासनकाल था उसने पूरे तरीके से इंडिया के इकोनॉमी को ख़त्म कर दिया था, नष्ट कर दिया था, ठीक है, मतलब बर्बाद ही कर दिया था। कहने के लिए था कि हाँ हम कुछ डेवलपमेंट किए हैं, लेकिन वो भी डेवलपमेंट उन्होंने अपने ज़रूरत के लिए ही किया था, ठीक है, अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए किया था। तो पूरे तरीके से अगर देखें तो इकोनॉमी पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जो कि अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम में देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, अंडर डेवलपमेंट था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्कस द राइज ऑफ सिख स्टेट। सो द राइज ऑफ सिख स्टेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है सिख स्टेट का राइज होना। द सिख कम्युनिटी वॉज फाउंडेड बाई गुरु नानक जी इन 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में गुरु नानक जी के द्वारा इसकी नींव रखी गई, इसका निर्माण किया गया, फाउंड किया गया, ठीक है। ओवर टाइम द सिख्स बिकम अ स्ट्रॉन्ग रिलीजियस एंड मिलिट्री कम्युनिटी। आफ्टर फेसिंग persecution under the Mughals rulers, they united and finally established a powerful Sikh state under Maharaja Ranjit Singh. The Sikh Empire became one of the strongest kingdom in the North India. तो अगर बात करें तो समय के अनुसार जो सिख जो थे वो एक बहुत ही मजबूत धर्म और मिलिट्री कम्युनिटी बनते गए, ठीक है। मुगल्स रूलर के दौरान काफ़ी इनको दिक्कतें झेलनी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने यूनाइटेड किया, अपने आप को जोड़ा और एक बहुत ही पावरफुल सिख स्टेट बन के तैयार हुए महाराजा रंजीत सिंह के समय काल में, ठीक है। सिख एम्पायर को एक सबसे मजबूत, ठीक है, सबसे मजबूत किंगडम माना जाता है नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठीक है। अर्ली डेवलपमेंट ऑफ सिख कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी का जो शुरुआती में डेवलपमेंट हुआ उसको हम देखते हैं। गुरु नानक स्टार्टेड सिखिज्म बाय टीचिंग्स एंड वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, ऑनेस्टी एंड डिवोशन टू वन गॉड। आफ्टर हिम 9 सिख गुरुज कंटिन्यू टू स्प्रेड दिस टीचिंग्स। गुरु नानक ने सिख की जो टीचिंग्स थी वो शुरुआत किया उसका, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने बताया इक्वालिटी के बारे में, ऑनेस्टी, डिवोशन टू वन गॉड के बारे में, ठीक है। उनके बाद 9 सिख गुरुज और आए जिन्होंने इनकी जो टीचिंग्स थी इसको फैलाते रहे, ठीक है, आगे बढ़ाते रहे। द टर्निंग पॉइंट केम अंडर द गुरु हरगोविंद हु इनकरेज सिख टू लर्न वारफेयर फॉर सेल्फ डिफेंस। टर्निंग पॉइंट कब आता है? जब गुरु हरगोविंद आते हैं, ठीक है, वो इनकरेज करते हैं सिख लोगों को कि आप वारफेयर के बारे में भी सीखें, जानें, ताकि अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें। लेटर गुरु गोविंद सिंह फाउंडेड द खालसा इन 1699। बाद में गुरु गोविंद सिंह आते हैं, ठीक है, जिन्होंने खालसा को नींव रखा, ठीक है, खालसा को फाउंड किया 1699 में। द खालसा यूनाइटेड सिख एंड मेड देम ब्रेव सोल्जर्स रेडी टू प्रोटेक्ट देयर रिलीजन एंड पीपल। खालसा जो होता है वो यहाँ पे सिख लोगों को यूनाइट करता है, जोड़ता है और उनको बहादुर सिपाही बनाता है जो अपने धर्म और अपने लोगों की हिफाजत, सुरक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खालसा का नींव जब पूछा जाएगा कि किसने रखा, तो ये गुरु गोविंद सिंह ने रखा, ठीक है। स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल्स, मुगल्स के दौरान इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखने को मिलता है, वो देखेंगे। द मुगल्स रूलर स्पेशली औरंगजेब फॉलोड हार्श पॉलिसीज अगेंस्ट द सिख्स। गुरु अर्जन देव एंड गुरु तेग बहादुर वेयर एक्सिक्यूटेड विच इंक्रीज्ड एंगर अमॉन्ग द सिख्स।
तो जो मुगल्स का रूलर था, जैसे कि खास करके जो औरंगजेब, तो इन्होंने जो बहुत ज़्यादा नीतियाँ अपनी बनाई थी सिख के खिलाफ, बहुत ही मतलब हार्श नीतियाँ बनाई थी, ठीक है, मतलब बहुत हार्श पॉलिसी, मतलब कहते हैं कि जिसको बहुत ही मुश्किल से फॉलो किया जाने वाला, ठीक है, तो वैसा बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ मतलब बनाई थी, ठीक है। उस समय गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को एक्सक्यूट कर दिया गया था, मतलब कि उनको डेथ कर दिया गया था, ठीक है, जिसकी वजह से सिख लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह फाउट मेनी बैटल्स अगेंस्ट द मुगल्स। गुरु गोविंद सिंह यहाँ पे बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं मुगल्स के खिलाफ। आफ्टर हिज डेथ बंदा सिंह बहादुर कंटिन्यू द स्ट्रगल, और उनकी मृत्यु के बाद जो बंदा सिंह बहादुर होते हैं, नेक्स्ट जो सिख होते हैं लीडर, वो इस स्ट्रगल को कंटिन्यू रखते हैं। ही डिफीटेड सेवरल मुगल ऑफिसर्स, कैप्चर टेरिटरीज एंड इंट्रोड्यूस लैंड रिफॉर्म्स दैट हेल्प पुअर फार्मर्स। वो कई सारे मुगल रूलर्स को, मुगल ऑफिसर्स को वहाँ पे डिफीट करते हैं, हराते हैं, उनकी टेरिटरीज को अपने अंदर कैप्चर करते हैं, और कई सारे लैंड रिफॉर्म्स भी लाते हैं जो कि पुअर फार्मर्स की मदद कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज द राइज ऑफ मिसल्स। आफ्टर द डेथ ऑफ बंदा सिंह बहादुर द सिख वेयर डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल मिलिट्री ग्रुप्स कॉल्ड मिसल्स। अब जो बंदा सिंह बहादुर जो होते हैं, जो यहाँ पे उनकी जब मृत्यु हो जाती है, तो सिख जो होता है वो छोटे छोटे मिलिट्री ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको मिसल्स कहते हैं। दे वेयर 12 मेजर मिसल्स। उस समय 12 मेजर मिसल्स होते हैं, ईच कंट्रोल्ड बाई इट्स ऑन लीडर, और सबके अपने अपने एक लीडर होते हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं। ऑल्दो दे फाउट सेपरेटली दे यूनाइटेड व्हेन एवर देयर वाज एन एक्सटर्नल थ्रेट। चूँकि वो सब ऐसे तो अलग अलग अपना युद्ध लड़ते हैं, लेकिन जब भी कोई बड़ा थ्रेट आता है, बाहरी से कोई थ्रेट आता है, खतरा आता है, तो वो सब यूनाइटेड, एकजुट हो जाते थे, ठीक है। देज मिसल्स प्रोटेक्टेड पंजाब फ्रॉम अटैक बाय अफगान्स इन्वेडर्स एंड ग्रेजुअली इंक्रीज सिख पावर इन द रीजन। और ये सारे जो मिसल्स होते हैं वो पंजाब को प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा रखते हैं, पंजाब को सुरक्षित रखते हैं। कहाँ से? तो जो अफगान इन्वेडर्स उन पर अटैक करते हुए, ठीक है, अगर हम पंजाब की बात करें तो ये आपका वेस्टर्न फ्रंटियर में आता है पंजाब, यहाँ पे वेस्ट के फ्रंट में आता है यहाँ पे पंजाब, ठीक है। और इधर से अफगानी जो थे वो यहाँ पे अटैक करते थे, ठीक है। तो ये जो इन्वेडर्स आते थे अफगान वाले, तो इनसे ये पंजाब को प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। और ये यहाँ पे सिख के पावर को इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिए थे, ठीक है, बढ़ा दिए थे। महाराजा रंजीत सिंह एंड द सिख एम्पायर। महाराजा रंजीत सिंह के दौरान में सिख एम्पायर कैसे बढ़ता है वो देखते हैं। द रियल राइज ऑफ सिख स्टेट टुक प्लेस अंडर द महाराजा रंजीत सिंह। अगर सिख स्टेट की बात की जाए तो उसका सबसे ज़्यादा राइज हुआ था महाराजा रंजीत सिंह के दौरान। इन 1799 ही कैप्चर्ड लाहौर एंड लेटर यूनाइटेड द डिफरेंट मिल्स। 1799 में उन्होंने लाहौर को कैप्चर कर लिया और अलग अलग जो मिसल्स थे उसको यूनाइट कर दिया। इन 1801 ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द महाराजा ऑफ पंजाब। 1801 ईस्वी में उन्होंने खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया। रंजीत सिंह बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड डिसिप्लिन आर्मी विथ मॉडर्न वेपन्स एंड ट्रेंड सोल्जर्स। तो यहाँ पे आधुनिक हथियार और काफ़ी हद तक ट्रेंड किए गए सोल्जर्स के द्वारा मिल करके उन्होंने एक अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मी तैयार की, स्ट्रॉन्ग एंड डिसिप्लिन आर्मी, ठीक है। ही एक्सपैंडेड हिज एम्पायर बाय कंकरिंग मुल्तान, कश्मीर, पेशवर एंड अदर रीजन। तो कई सारे क्षेत्रों को उन्होंने अपने अंदर कैप्चर करके, कनकर करके अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया, ठीक है, जैसे कि मुल्तान हो गया, कश्मीर हो गया, पेशवर हो गया और दूसरे क्षेत्र। ही ऑल्सो मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद द ब्रिटिश थ्रू डिप्लोमेसी। और ब्रिटिश के साथ उन्होंने अपने फ्रेंडली रिलेशन भी बनाए डिप्लोमेसी की मदद करके, ठीक है, मतलब डिप्लोमेसी से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है कि जो रंजीत सिंह होते हैं वो अपने टेरिटरी को भी बढ़ाए, ठीक है, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया, और ब्रिटिश के खिलाफ भी वो ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक फ्रेंडली रिलेशन बना रहे हैं अपने डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके, ठीक है। रंजीत सिंह ट्रीटेड पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स इक्वली। यहाँ पर रंजीत सिंह हर धर्म के लोगों को इक्वली ट्रीट करते थे। हिंदू, मुस्लिम एंड सिख वेयर गिवन इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबको एक मतलब, ठीक है, इंपॉर्टेंट पोजीशंस दिया जाता था। हिज रूल ब्राउट पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन पंजाब, ठीक है। उनका जो रूल था वो शांति लाता था, सुरक्षा लाता था और समृद्धि लाता था पूरे पंजाब में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलता है कि महाराजा रंजीत सिंह जो थे उनके दौरान जो सिख स्टेट है वो काफ़ी हद तक ग्रो करता है, ठीक है। उन्होंने लाहौर को कैप्चर किया, फिर जो मिसल थे उसको यूनाइट किया, फिर अपने आप को महाराजा घोषित किया और फिर एक स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन आर्मी तैयार किया, ठीक है। और इन सब चीज़ों के बाद भी उन्होंने मुगल जो ब्रिटिशर्स थे उस समय जो शासन कर रहे थे इंडिया के अंदर, जो कॉलोनी बनाए थे, उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाया, ठीक है। तो इस तरह से हमको देखने को मिलता है कि राजा महाराज रंजीत सिंह के दौरान सिख जो था वो बहुत ज़्यादा सिख स्टेट राइज किया था, ठीक है। So next is the decline of the Sikh state. After the death of Maharaja Ranjit Singh in 1839, weak rulers and internal conflicts weakened the Sikh empire. The British took advantage of this situation
After the two Anglo-Sikh wars, Punjab was annexed by the British in 1849, bringing the Sikh state to an end. तो जब डेथ हो जाता है महाराजा रंजीत सिंह का, जिन्होंने सिख को बहुत ज़्यादा मजबूत किया था 1839 में, तो उसके बाद जो वीक रूलर्स आते हैं और जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहता है वो सिख एम्पायर को कमज़ोर कर देता है, और ब्रिटिश जो है वो इसका बहुत अच्छा से फ़ायदा उठाते हैं सिचुएशन का। और उसके बाद दो एंग्लो सिख वॉर यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके बाद पंजाब को ब्रिटिशर्स के द्वारा एनेक्स कर लिया जाता है 1849 में, और उसके बाद सिख स्टेट कहीं ना कहीं यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो कंक्लूजन में हम बताएंगे, द राइज ऑफ द सिख स्टेट वाज द रिजल्ट ऑफ करेज, यूनिटी एंड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। From the teachings of Guru Nanak to the military strength of Guru Gobind Singh and the leadership of Maharaja Ranjit Singh, the Sikh build a powerful empire. तो जो सिख स्टेट का राइज होता है वो रिजल्ट होता है करेज का, साहस का, यूनिटी, एकता का, और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का, ठीक है। जहाँ पर हम देखते हैं कि पहले तो गुरु नानक जी के टीचिंग्स होते हैं, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का मिलिट्री स्ट्रेंथ होता है, और बाद में महाराजा रंजीत सिंह का लीडरशिप सिख स्टेट को बहुत ही पावरफुल एम्पायर बनाता है। द सिख स्टेट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग नॉर्थ इंडिया एंड रिमेन्स एन इंस्पायरिंग चैप्टर इन इंडियन हिस्ट्री। सिख स्टेट जो होता है उसका एक अहम भूमिका होता है नॉर्थ इंडिया को प्रोटेक्ट करने में, जो हम देखें कि अफगान के जो इन्वेडर्स थे उनसे बचाता है, और बाद में ये एक इंस्पायरिंग चैप्टर भी बनता है भारत के इतिहास में। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिख स्टेट जो है वो कैसे अपने आप को बढ़ाता है, कैसे वो राइज़ करता है, और फिर कुछ कारणों की वजह से महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद इसकी धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है, ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो हम देखेंगे, दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कम्युनलिज्म, डिस्कस इट्स इमर्जेंस एंड ग्रोथ। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है, इसका इमर्जेंस और ग्रोथ कैसे हुआ, ये हम समझेंगे यहाँ पे। कम्युनलिज्म इज वन ऑफ द मेजर सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। इट क्रिएट्स डिविजन्स अमंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। Instead of seeing themselves as a citizen of one nation, people start giving more importance to their religious identity. कम्युनलिज्म जो है वो भारत के अंदर सबसे बड़ा एक क्या है, एक मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम कह सकते हैं, ठीक है, सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। ये लोगों के बीच में क्या लाता है, डिवीजन लाता है उनके धर्म के आधार पे, ठीक है। यहाँ पे लोग अपने आप को एक राष्ट्र का नागरिक होने के बजाय वो ज़्यादा महत्व इस चीज़ को देते हैं कि वो किस धर्म से आते हैं, ठीक है, वो अपने धर्म की पहचान को ज़्यादा महत्व देते हैं। कम्युनलिज्म ऑफन लीड्स टू हैट्रेड, violence and conflict between different religious communities. It weakens national unity and affects peace and development. अगर हम कम्युनलिज्म की बात करें तो ये लोगों के बीच में नफरत को फैलाता है, वायलेंस लाता है, और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट लाता है दो अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में, ठीक है। जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ होते हैं, समुदाय होते हैं, धार्मिक समुदाय, उनके बीच में ये नफरत पैदा करता है, ठीक है। ये आपके राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करता है और साथ ही साथ शांति और विकास को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। अफेक्ट मतलब प्रभाव पहुंचाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कम्युनलिज्म जो होता है वो इंडिया के अंदर बहुत बड़ा एक सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, जो कि लोगों के बीच में धर्म के नाम पे क्या लाता है, मतलब अंतर पैदा करता है, ठीक है। सो मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म ये समझेंगे। कम्युनलिज्म इज द बिलीफ that people belonging to different religions have separate political, social and economic interest. It promotes the idea that one religious community is different from or even against another. तो यहाँ पे कहता है कि कम्युनलिज्म का मानना है कि यहाँ पे जो लोग हैं, ठीक है, वो अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं और उनके अलग अलग अपने अपने पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं। ये प्रमोट करता है एक धर्म के आइडिया को, ठीक है, और ये भी बताता है कि ये डिफरेंट है और खिलाफ है दूसरे से, ठीक है। मतलब कि एक जो धर्म है हमारा, ठीक है, उसको तो ये प्रमोट करता ही है, साथ ही साथ ये दूसरे जो धर्म होते हैं उसके खिलाफ इसको बनाता है और उससे बेहतर इसको बताता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट पीपल में डेवलप फीलिंग्स ऑफ डिस्ट्रस्ट, फियर एंड हॉस्टिलिटी टुवार्ड्स मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजन। और इसी के वजह से जो लोग हैं उनके बीच में डेवलप होते हैं कुछ फीलिंग्स, जैसे कि डिस्ट्रस्ट का, एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता है, डर का, ठीक है, और हॉस्टिलिटी का, ठीक है। जो अलग अलग धर्म के लोग होते हैं उनके बीच में ये चीज़ें फैलती है, बढ़ती हैं, ठीक है। कम्युनलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन। रिलीजन टीच वैल्यू सच एज पीस, लव एंड ह्यूमैनिटी, व्हेन कम्युनलिज्म यूजेज रिलीजन फॉर पॉलिटिकल और पर्सनल गेन। कम्युनलिज्म जो है वो रिलीजन से बिल्कुल अलग है, इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि रिलीजन जो होता है वो हमें सिखाता है पीस के बारे में, लव के बारे में और ह्यूमैनिटी के बारे में। वही कम्युनलिज्म जो है वो अपने गेन के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल गेन हो चाहे वो पर्सनल गेन हो, वो धर्म का इस्तेमाल करता है, ठीक है। कैसे इसका इमर्जेंस हुआ ये देखेंगे। इमर्जेंस ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म इन इंडिया डेवलप्ड मेनली ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इसका जो डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर वो ब्रिटिश रूल के दौरान ही देखा गया है। बिफोर कॉलोनियल रूल पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स जनरली लिव टुगेदर डिस्पाइट ओकेजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ब्रिटिश रूल के बाद
बहुत सारे अलग अलग जो रिलीजियस के जो धर्म के जो लोग थे वो एक साथ रहते थे, ठीक है, जब तक कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। However, the British adopted the policy of divide and rule, which encouraged divisions among religious communities. जबकि उसके बाद जो ब्रिटिश है, जो हमने बताया कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद उन्होंने एक पॉलिसी अपनाया डिवाइड एंड रूल का, जिसके बाद वो रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में डिविजन्स करना शुरू कर दिए, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं जिसकी वजह से कम्युनिज्म आया, वो हम समझते हैं। फर्स्ट, द ब्रिटिश गेव सेपरेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन टू डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप। इन्होंने अलग अलग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया अलग अलग धर्म के ग्रुप्स को, समूहों को, ठीक है। सेकेंड, द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंक्रीज रिलीजियस डिवीजन। सेपरेट इलेक्टोरेट्स ला करके भी इन्होंने रिलीजियस डिवीजन को बढ़ाया। नेक्स्ट, सम लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस बिगेन टू डिमांड पॉलिटिकल राइट्स बेस्ड ऑन रिलीजन्स। कुछ लीडर्स और कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने भी डिमांड किया कि उनको अपने पॉलिटिकल राइट्स चाहिए अपने धर्म के आधार पर। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन्स फॉर जॉब्स एंड एजुकेशन क्रिएटेड टेंशंस बिटवीन कम्युनिटीज़। यहाँ पे इकोनॉमिक कंपटीशन भी देखने को मिला जॉब और एजुकेशन को लेकर के, जो कि एक कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशंस क्रिएट किया, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द रिलीजियस डिफरेंसेज वे आर यूज टू गेन पॉलिटिकल सपोर्ट। यहाँ पे रिलीजियस डिफरेंसेज जो था उसका इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल सपोर्ट को हासिल करने के लिए, ठीक है। इसका ग्रोथ कैसे होता है ये समझते हैं। ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म कंटिन्यू टू ग्रो बिकॉज ऑफ सेवरल सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। कुछ सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से कम्युनलिज्म जो है वो और बढ़ता चला गया, ग्रो करता चला गया, ठीक है। सो देखेंगे, फर्स्ट द पॉलिटिकल पार्टीज समटाइम्स यूज रिलीजन टू विन इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज ने धर्म का इस्तेमाल किया अपने इलेक्शंस को जीतने के लिए। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस स्प्रेड कम्युनल आइडियाज अमंग पीपल। जो धार्मिक संगठन थे उन्होंने भी कम्युनल आइडियाज़ को फैलाया अपने लोगों में। र्यूमर्स, हेट स्पीच एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन इंक्रीज मिसट्रस्ट। र्यूमर्स, अफवाहें हो गई, ठीक है, हेट स्पीच, दूसरे धर्म को बहुत ज़्यादा नीचा करके, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ हेट फैला करके, और फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे करके लोगों में मिसट्रस्ट पैदा किया गया, ठीक है। कम्युनल राइट्स क्रिएट फियर एंड हेट रेट बिटवीन कम्युनिटीज़। यहाँ पे कई सारे दंगे फसाद हुए जिससे डर और एक तरह से नफरत जो है वो अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में बन गया। लैक ऑफ एजुकेशन एंड पॉवर्टी मेड पीपल मोर वल्नरेबल टू कम्युनल प्रोपेगेंडा। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब लोगों के पास एजुकेशन का कमी होता है, ठीक है, शिक्षा नहीं होती है, गरीबी होती है, तो उनको और कुछ नहीं लगता है, बस जो लोग बता देता है प्रोपेगेंडा एक फैला देता है और उसको लोग फॉलो करने लगते हैं। तो वही यहाँ पे देखने को मिला। एंड नेक्स्ट इज द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 फर्दर स्ट्रेथेंड कम्युनल फीलिंग ड्यू टू लार्ज स्केल वायलेंस एंड माइग्रेशन। 1947 का जो पार्टीशन हुआ था, ठीक है, विभाजन जो हुआ था भारत का, उसने और ज़्यादा कहीं ना कहीं एक कम्युनल फीलिंग को मजबूत कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पे वायलेंस देखने को मिला था और लोगों का माइग्रेशन हुआ था, ठीक है। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस कम्युनल इंसिडेंट्स हैव कंटिन्यूड टू अकर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री अफेक्टिंग सोशल हार्मनी। आज़ादी के बाद भी हमको कई सारे ऐसे कम्युनल इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में, जिसकी वजह से सोशल हार्मनी को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब इफेक्ट क्या होता है कम्युनलिज्म का वो समझते हैं। कम्युनलिज्म हैज़ मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स। इसके बहुत सारे हानिकारक इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज इट डिसरप्ट्स पीस एंड पब्लिक ऑर्डर। ये पीस और पब्लिक ऑर्डर को खराब करता है, ठीक है। इट कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड पॉवर्टी, ठीक है, ये मतलब प्रॉपर्टी के साथ साथ लाइफ का भी लॉस यहाँ पे देखने को मिलता है। इट वीकेंस नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता को जो है ये कमज़ोर करता है, ठीक है। इट क्रिएट्स फियर एंड इनसिक्योरिटी एमॉन्ग कम्युनिटीज़। ये अलग अलग समुदाय के बीच में डर पैदा करता है, ठीक है, और इनसिक्योरिटी पैदा करता है। इट अफेक्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करता है, यहाँ पे आर्थिक विकास भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इट डैमेज द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म। तो ये डेमोक्रेसी की भावना और सेक्युलरिज्म की भावना को भी यहाँ पे ये डैमेज करता है, ठीक है। जो हम मानते हैं कि हम डेमोक्रेसी हैं, सेक्युलरिज्म को हम प्रमोट करते हैं, उसको ये डैमेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेजर्स टू कंट्रोल कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किन चीज़ों से? तो इसको रिड्यूस किया जा सकता है कैसे? प्रमोटिंग सेक्युलरिज्म एंड इक्वालिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता को प्रमोट करें, ठीक है, इक्वालिटी, समानता को प्रमोट करें, ठीक है। प्रोवाइडिंग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, लोगों में एजुकेशन को क्रिएट करें, ठीक है, एजुकेशन सबको पता चले। एजुकेशन जब होगा तो लोग थोड़ा सा इसके पीछे कम जाएंगे, ठीक है। टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हेट स्पीच एंड कम्युनल वायलेंस। कहीं पर भी अगर हेट स्पीच आता है, किसी दूसरे धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा हेट फैलाया जाता है, तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। इनकरेजिंग इंटरफेथ डायलॉग्स एंड मस्ट म्यूचुअल रिस्पेक्ट। यहाँ पर खुद के मतलब अपने अंदर तो फेथ रखना ही है, बल्कि दूसरों को भी, जो धर्म है उसको भी रिस्पेक्ट देना है, ये भी यहाँ पे फैलाना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए। इंश्योरिंग फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल सिटीजन। तो सभी के लिए एक फेयर और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो, ठीक है, ये भी यहाँ पे देखना पड़ेगा।
एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट नेशनल यूनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। यहाँ पे नेशनल यूनिटी के बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहिए और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है उसके बारे में भी लोगों को बताना चाहिए। तो ये सारे कुछ मेजर्स थे। अब कंक्लूजन में हम बताएंगे, कम्युनलिज्म इज़ अ सीरियस चैलेंजेस टू इंडियन यूनिटी एंड डेमोक्रेसी। भारत की एकता और डेमोक्रेसी को लेकर के एक बहुत बड़ा ये क्या है, चुनौती है। इट इमर्ज मेनली ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एंड ग्रू बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। ये शुरुआत हुआ तो कॉलोनियल पीरियड में, लेकिन ये धीरे धीरे फैला अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर की वजह से। रिलीजन शुड यूनाइट पीपल नॉट डिवाइड देम। रिलीजन जो होना चाहिए वो लोगों को जोड़ना चाहिए, ना कि उनको बांटना चाहिए। बाय प्रमोटिंग टॉलरेंस, सेक्युलरिज्म एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इंडिया कैन स्ट्रेंथन नेशनल इंटीग्रेशन एंड बिल्ड अ पीसफुल एंड हार्मोनियस सोसाइटी। तो यहाँ पर हम टॉलरेंस को प्रमोट करेंगे। टॉलरेंस मतलब दूसरे के रिलीजन को भी आप उसी तरह से रिस्पेक्ट करोगे जैसे खुद के रिलीजन को करते हो, ठीक है। दैट इज द टॉलरेंस। सेक्युलरिज्म लाएंगे और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, इंडिया स्ट्रेंथन कर सकता है अपने नेशनल इंटीग्रेशन को और एक पीसफुल और हार्मोनियस सोसाइटी बना सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे कम्युनिज्म का राइज हुआ। ये पहले लाया गया कॉलोनियल पीरियड के दौरान और फिर इसको बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से ये ग्रो करता चला गया, ठीक है। और कैसे हम इसको खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सब्जेक्ट कोड BHIC 134 के कंप्लीट किए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। आपने सेशन को अगर पसंद किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहाँ पे हम आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं जिसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशंस यहाँ पे मिल जाते हैं, असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी है। और अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं किया है तो आप हमारे साइट shop.hindustanknowledge.com से परचेज कर सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर 9580023321 से मैसेज करके भी अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से अपने एग्जाम दीजिए। आगे के लिए भी ऑल द बेस्ट। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।